थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल डियर गॉड्स। थैंक यू। पर्सनालिटी की बात हम कर रहे हैं ना। और पिछले एपिसोड में हमने जर्नल इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद हमने पर्सनालिटी की बात की। हार्ट टाइप पर्सनालिटी की बात की, जैसे गिवर है, अचीवर है ना, इंडिविजुअलिस्ट है। तो मतलब कि हमारा पर्पस क्या है, मतलब पर्पसिव मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे हम बोलें कि हम जो कॉन्शियसनेस है, मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब आप सोचो कि जो हमारे अंदर जो सोल है, या हम ऐसे कहें कि माया और कॉन्शियसनेस, यानी कि माया और चेतना। तो जो क्वांटम साइंस है वो ये बोलती है कि जब आप स्प्लिट होकर देखते हो, जैसे एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी वाइटल बॉडी मेडिसिन की, तो उसमें थोड़ी सी चर्चा हमने की थी कि जैसे कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया वननेस, है ना। और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे वननेस का मतलब तो हो गया कि हम पूरे ब्रह्मांड को एक देख रहे हैं। एक देखना कि ये सारी सृष्टि आपस में मिलके काम करती है, ऐसे मतलब हम आसानी से समझे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम उसको मेमोरी मेमोरी में एग्जाम्पल, हम अगर मेरे को कोई ऐसी स्मृतियां याद आ रही हैं कि जिन जिन स्मृतियों से मैं अपने आप को सेपरेट महसूस करती हूँ, तो वो माया का पार्ट है। जैसे कि हम कंडीशनिंग करते हैं, हम पर्सनैलिटी की बात करें, लेकिन पर्सनैलिटी से पहले हम मोटे तौर पे ये समझें कि माया, यानी कि जो हमारा इल्यूजन्स हैं, जो डिल्यूजन्स हैं, और जो हमारी चेतना है, जो वननेस की तरफ हम जाना चाहते हैं, हमारा पर्पसिव मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो ये है कि हम पूरे ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं ताकि हम वननेस को अचीव कर सकें। थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको और आसान करते हैं कि आप देखिए कि जब जो मेडिटेशन है वो सब्जेक्टिव है, अपने आप से कनेक्शन सिखाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिवनेस ये होती है कि ऑब्जेक्ट ये होता है, क्योंकि मैं हेड टाइप पर्सनैलिटी की बात करने वाली हूँ, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्टिव एरिया होता है, जो ऑब्जेक्ट का मतलब कि हम दूसरे को अपने से हट के देखते हैं, अलग होकर देखते हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि कॉन्शियसनेस जब स्प्लिट होती है तो दो चीजों में स्प्लिट होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो होता है कि मैं अलग हो गई और मैं दूसरी चीज को देख रही हूँ अपने सेंसेस के माध्यम से, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं आप सबको देख रही हूँ, वो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को दूसरों के साथ से अलग कर देते हैं, बांट देते हैं, उसी को हम डिल्यूजन या इल्यूजन बोलते हैं। और जिसमें हम बहुत सारी री इनकारनेशनल जो हमारी जर्नीज होती हैं, बार बार हम जन्म लेते हैं। भगवत गीता भी बोलती है जन्म परंपरा है, पुनर्जन्म है। और हम बार बार जब जन्म लेते हैं तो उसके माध्यम से हम धीरे धीरे उस डिल्यूजन और इल्यूजन से बाहर आके वननेस को सीखते हैं, यानी कि सेपरेटनेस जो हमने कभी हम महसूस करते हैं, उसकी तरफ से जाके हम वननेस की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जब कॉन्शियसनेस दो चीजों में विभाजित होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो मैं कहूँ कि सेपरेटनेस, तो आप सेपरेटनेस को किस कैटेगरी में रखोगे? कॉन्शियसनेस में रखोगे या माया में रखोगे, इल्यूजन में रखोगे? तो आप बताइए, ये टेस्ट है कि आप सेपरेटनेस को किस कैटेगरी में रखने वाले हैं, कॉन्शियसनेस में या फिर सेपरेटनेस में, इल्यूजन्स में, माया में? ओके, चलो मी सेंटर्डनेस को किस में रखोगे? मी सेंटर्डनेस को आप कॉन्शियसनेस में रखोगे या माया में रखोगे? ओके, चलो ठीक है, सोचते जाओ। ईगो को किस में रखोगे? माया में रखोगे या वननेस में रखोगे?
ईगो ईगो सेल्फ को हम माया में रखेंगे। ओके। एक क्वांटम एक वर्ड होता है कि लोकल एरिया। लोकल एरिया होता है कि जितना हमारी क्षमता है सेंसेस से देखने की, वो लोकल एरिया है। लेकिन बियॉन्ड लोकेलिटी यानी कि बियॉन्ड सेंसेस को हम किस में रखेंगे? कॉन्शियसनेस में, है ना। तो ये हमें सिखाता है कि हम जब अपनी पर्सनैलिटीज को, हेड पर्सनैलिटी को देख रहे हैं या हार्ट पर्सनैलिटी की हमने बात की, तो अब हमें ये समझ आ रहा है कि कोई व्यक्ति हेड पर्सनैलिटी के तरीके से बात करता है और कोई व्यक्ति हार्ट पर्सनैलिटी के तरीके से बात करता है, कोई व्यक्ति नेवल पर्सनैलिटी की या बॉडी पर्सनैलिटी के तरीके से बात करता है। लेकिन मेन फोकस क्या है हमारा? कि मेन फोकस ये है कि हम वननेस की तरफ मूव करें। यानी कि हमारा जो पर्पस है, जो हमारी मूवमेंट है, पर्पसिव मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हमारा पर्पस क्या है? कि हम कॉन्शियसनेस की तरफ जाएं, पूरे ब्रह्मांड को समझने लगे, वननेस के क्राइटेरिया को महसूस करने लगे। जब जो हम सेपरेट सेपरेट कट कट के हम जब अलग होते चले जाते हैं, तो हमारी री इनकारनेशनल जर्नीज बढ़ जाती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारी पर्पसिव मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो हमारी क्या है? कि हम सेपरेटनेस से वननेस की तरफ जाएं, या हम इल्यूजन से कॉन्शियसनेस की तरफ जाएं। तो ये हमें सीखना है पर्सनैलिटीज के माध्यम से। अब एक और मैं जब ये बुक पढ़ रही हूँ क्वांटम साइंस की, जिसमें हम एनियाग्राम और पर्सनैलिटीज को ले रहे हैं, तो इसमें एक साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि जो एज फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का जब तक होता है, तो उसका जो सेल्फ है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस के माध्यम से आया। और कॉन्शियसनेस के माध्यम से, यानी कि सोल, एक अबॉर्ड ऑफ सोल के माध्यम से वो आया। इसलिए उसकी जो जो मेंटल बॉडी है वो अभी इवॉल्व नहीं हुई होती, या मेंटल बॉडी का एरिया बिल्कुल अलग है। तो 0 से 5 साल के बच्चे का जो सेल्फ है वो इवॉल्व होता है। तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट बताया, ये मैं पॉइंट इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जब हम हेड टाइप पर्सनैलिटी की बात करेंगे, या ओवरऑल हम सारी पर्सनैलिटीज को एक बार चर्चा करेंगे, तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि हमारा भी बचपन 0 से लेके और 5 साल तक किस तरह का रहा, और 5 साल से लेके 10 साल तक कैसे रहा, 10 साल से फिर 15-16 साल कैसे रहा, और उसके बाद 35 to 60 की एज तक हम किस तरीके से जी रहे हैं। तो वो ये बोलते हैं कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ट्रस्ट होता है ना। तो वो जो ट्रस्ट है उससे उसकी पर्सनालिटी बनती है, क्योंकि वो एक सेल्फ या सोल के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन मान लो कि कोई बच्चे ने जन्म लिया और वो ऑर्फिन हाउस में चला गया, तो उसका ट्रस्ट उस वक्त, उस सोल का वो जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। और आज की जो हमारी कंटेम्परेरी जो पीरियड है, और जो हमारी पहले की जो फैमिलीज होती थी, ट्रेडिशंस होती थी, उसमें क्या होता था कि माँ पिताजी या हमारी सराउंडिंग में जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो ज्यादा केयर करते थे, तो एक ट्रस्ट डेवलप होता था। लेकिन आज क्या करते हैं आजकल की महिलाएं कि वो अपनी जॉब के साथ साथ बच्चे को कहीं छोड़ देते हैं, जो उनकी छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं, उनको क्या कहते हैं नीता मैम, जहाँ पे हम बच्चों को छोड़ देते हैं? टॉडलर्स होते हैं, मतलब टॉडलर्स हाउसेज होते हैं, जैसे फॉरेन में तो हम बहुत देखते हैं ना, क्रच। है, यहाँ पे हाँ क्रचेज होती हैं, तो वहां छोड़ देते हैं। तो बच्चे का जो ट्रस्ट है, 2.5 साल के बच्चे का, 3 साल के बच्चे का, वो ट्रस्ट जो है वो उस फैमिली के ऊपर डेवलप होना कम हो जाता है। तो ट्रस्ट और मिस ट्रस्ट की बात एरिक एरिक्सन ने की है। तो ये कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी हम पर्सनैलिटीज में आने से पहले हम डिस्कस करते हैं।
उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो ट्रस्ट है पहले तो मदर के ऊपर होता था, लेकिन अभी जो है जो केयर गिवर्स होते हैं, अब ट्रस्ट आने लगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, तो मैं अपनी डॉटर को एक बार देहरादून के एक बहुत वेलम स्कूल है, बहुत फेमस वेलम स्कूल है, वहां पर जैसे सब मतलब ऑफिसर्स के बच्चे सब बाहर थे, तो मेरे को भी ये शौक चढ़ा कि मैं भी अपने बच्चे को बाहर हॉस्टल में भेजती हूँ। अब ट्रस्ट की बात आ रही है, देखो कि हम हमारी पर्सनैलिटी या हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरीके से डेवलप हो रही होती है। तो हम वहाँ चले गए, हमारे साथ एक फ्रेंड थे, और वहाँ पे हमने देखा कि वेलम स्कूल अच्छा है, तो उन्होंने कहा जी आप वेट करिए और रात को आप यहीं रुकिए, देखिए कि हॉस्टल कैसा है, आप लड़कियों को देखिए। तो गर्ल्स एजुकेशन है वहाँ पे, वेलम स्कूल बहुत फेमस स्कूल है। लेकिन मैंने देखा कि जो मेरी डॉटर है वो, हम शाम को हमने अपनी डॉटर को भेज दिया वहाँ पे 5th क्लास के एडमिशन के लिए। बहुत मतलब अभी तो वो डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट ही है। तो वहां पे भेजा, तो वो इतनी बिजी हो गई उन जो मेड थी, जो टीचर्स थी वहां की, जो वार्डन थी, उनके साथ इतनी बिजी हो गई, उसको याद ही नहीं रहा कि मम्मी पापा कहाँ हैं। मतलब वो इस तरीके से उन्होंने, केयर गिवर्स थे जो, उन्होंने कहा बेटा आप टॉफी ले लो, बेटा आप ये ले लो, बेटा आप ये ले लो, है ना। तो मेरे को 2 घंटे के बाद मैंने अपने अंदर से ये ऑब्जर्व किया कि मैं एक अच्छा मदरहुड क्यों नहीं कर कर सकती, मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर से आवाज आई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा वापस चलते हैं, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। ये तो 2 घंटे में भूल गई, और अगर हम इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या 5th to 10th क्लास तक के लिए भेजते हैं, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ये तो याद ही नहीं करेगी हमें। तो एक जो जर्नी है हमारी, पर्सनालिटी की जो जर्नी है, वो पर्सनालिटी की जर्नी मतलब बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रास्ते से जाती है। वो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 30 साल की उम्र में तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है जो अब दिख रही है वो ही बचपन में वैसे ही रही हो, ऐसा नहीं होता है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं भी खुद हॉस्टल में पढ़ी हूँ। मेरी भी 12th के बाद सारी मेरी लाइफ बिफोर मैरिज सारा मेरा हॉस्टल में रहा है, गुरुकुल में पढ़ी हूँ। तो मेरा गुरुकुल में पढ़ने की वजह से मेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई। लेकिन उसके बाद जब मैं पूरी सोशल एक्टिविटीज में आई तो मेरी पर्सनैलिटी टोटल चेंज हो गई। तो पर्सनालिटीज चेंज होती हैं फॉर द इवोल्यूशन ही बोलेंगे हम इसको, कि हम लर्न करते हैं बहुत सारी चीजों। तो इस तरीके से एरिक ने कहा कि ये जो पर्सनालिटी है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, उसके बाद फिर उन्होंने सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ ऐसे स्टेजेस बताई हैं। पर आज हम सिर्फ इतनी ही स्टेज को, फर्स्ट स्टेज को हम की बात करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि इसमें जो है मेंटल जो ईगो है वो डेवलप नहीं होता, और ट्रस्ट और मिसट्रस्ट एक मेजर चैलेंज होता है 0 से लेके 5 साल के बच्चे तक, एक मेजर चैलेंज है उसके लिए। और उसके बाद वो ये कहता है कि जो सिर्फ माँ के साथ नहीं कनेक्टेड होता ये और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, या जो उसको गोदी में लेता है, या जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके साथ उसका ट्रस्ट और मिसट्रस्ट बन जाता है। जैसे कई बार होता है कि हमारे घर में अगर कोई नानी है, दादी है, तो उसके साथ बच्चे का ट्रस्ट ज्यादा होता है, और माँ से कम होता है, या पिता से कम होता है, या सराउंडिंग में और जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ कम होता है, नानी दादी के साथ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उसका जो सेल्फ है या जो सोल है वो सिर्फ वही काम कर रहा होता है। तो उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि 3 तरह की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, या बाइबल में बताया गया है, मैं उस बुक से ही ये पार्ट ले रही हूँ। एक पर्सनैलिटी है, 3 तरह की पर्सनैलिटी, उसमें वो कहते हैं कि या तो क्रिएटिविटी और कंडीशनड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, 0 से 5 साल के बच्चे को फ्री छोड़ते हैं कि बेटा आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो, है ना। और एक होता है कंडीशनिंग। अगर मेरी कंडीशनिंग है, मैं ये कहूंगी कि आपने ऐसे नहीं करना, नो नो डोंट टच, मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस ही बच्चे को सिखा रही हूँ। क्यों? इस ये बात क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि उसका धीरे धीरे 5 6 7 8 साल में उसका मेंटल
बॉडी डेवलप हो रहा होता है, और जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा से कनेक्ट करते हैं। तो जब हम, हमारा बच्चा जब 0 से 5 साल के बीच में जब बड़ा हो रहा होता है, तो वो कंडीशनिंग और क्रिएटिविटी पेरेंट की या सराउंडिंग में जिनके साथ वो रह रहा है उसके ऊपर भी बहुत कुछ उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आउटर एंड इनर। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो इनर क्रिएटिविटी वो होती है कि जैसे हमने पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई अगर मांगने वाला आता है तो हम उसको दे देते हैं, है ना। या कोई सर्वेंट बीमार है तो हम उसको कहते हैं कि भाई तुम रेस्ट कर लो। कोई है, कोई कहता है कि नहीं तुम्हें रेस्ट नहीं करना, तुम्हें काम करना है। तो ये बच्चा ऑब्जर्व करता है इनर एंड आउटर क्रिएटिविटी को या इनर एंड आउटर पर्सनैलिटी। तो अगर आउटर पर्सनैलिटी है, जैसे उसको पता है कि घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, तो वो इसी चीज को ऑब्जर्व करता रहता है और उससे उसकी मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली पेरेंट्स को, फैमिली को या बच्चे को खुद को पता नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उसका जो सोल है वो इवॉल्व है और उसकी मेंटल बॉडी अभी डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो सब चीजों को रिसीव कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। फिर एक बताया है कि फीमेल एंड एंड मेल। फीमेल और मेल पर्सनालिटी वो होती है कि जहाँ पे मान लो कि एक फीमेल ही है लेकिन वो डोमिनेंट कैरेक्टर की है ना। जैसे मान लो कि एक मदर है, वो बहुत डोमिनेंट है, फादर है वो डोमिनेंट नहीं है, या फादर डोमिनेंट है मदर डोमिनेंट नहीं है, या दादी डोमिनेंट है दादा डोमिनेंट नहीं है। तो वो चीजें सारी उसकी पर्सनैलिटी को चारों तरफ से उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जब चलता है तो हम उसी के बेसिस पे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाती है। तो आज हम बस इतनी ही बात करते हैं कि जो 0 से लेके 5 साल के जो बच्चे हैं उनका सबसे पहला जो होता है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के ऊपर डेवलप्ड होता है। दूसरा, फिर उसकी जो 3 तरह की पर्सनैलिटी है, क्रिएटिविटी एंड कंडीशनिंग, इनर एंड आउटर, एंड मेल एंड फीमेल पर्सनैलिटी। उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि जो आपके मिड ब्रेन चक्रास बिकम्स वर्चुअली अनकॉन्शियस एट द एज ऑफ 1 ईयर, क्योंकि मिड ब्रेन उनका डेवलप नहीं हुआ होता। तो हमें ये बात भी समझनी है कि धीरे धीरे जब हम अपने बच्चे से बात करते हैं या हम सराउंडिंग में, अब तो हमारी बड़ी उम्र हो गई, हम हमारे बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, तो हमें इस बात का, पहले तो इन इन चीजों को हमने नहीं पढ़ा तो हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन में आए और हमने स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना शुरू किया, तब हमें पता लगा कि ये चीजें कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों से किस तरीके से बात करें। तो उसके बाद फिर वो फोर्थ पॉइंट ये बताते हैं कि जो हमारी मोरल डेवलपमेंट है, हम बच्चे को किस तरह का डेवलपमेंट दे रहे हैं। तो मोरल डेवलपमेंट हमारी बच्चे की कम होती है, चाहे हम स्कूल में भेजते हैं। जब बच्चे को हम 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं तो मोरल डेवलपमेंट खत्म हो जाती है और उसका जो मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है कि अब मुझे स्कूल से आके होमवर्क करना है, अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उसका जो सोल का जो लेवल है, सोल का लेवल है वो कम होने लगता है, और जो उसका मेंटल बॉडी है, वो जो मिड ब्रेन का एरिया है वो इवॉल्व होने लगता है। तो इतनी सी बात करके अब हम अपनी पर्सनालिटी की बात करेंगे। ओके, तो ये हम 0 से लेके 5 साल के बच्चे की हमने बात की है कि किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप होती है। शायद आप समझे होंगे थोड़ा सा इसको। हम जैसे माया और कॉन्शियसनेस, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है, जो हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी पढ़ते हैं, और दूसरी हमारी जितनी भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं उसमें हम जब कॉन्शियसनेस से जंप लगाते हैं इन टाइम एंड स्पेस, तो हम माया के इल्यूजन्स में या डिल्यूजन्स में, माया में चले जाते हैं, यानी कि इन टाइम एंड स्पेस में हम माया में ही रहते हैं और हमारी वो लर्निंग का प्रोसेस होता है। आप देखो, हम अगर ये हमारा टाइम है, हम टाइम ट्रेवलर हैं, हम इस टाइम एंड स्पेस में रह रहे हैं, लेकिन इवन देन हम कॉन्शियस बीइंग बन के भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम वननेस को सीखें। तो ये पर्सनैलिटी, हार्ट टाइप पर्सनैलिटी
और हेड टाइप पर्सनैलिटी। अब हम हेड टाइप पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो आप सोचो जरा कि हेड टाइप की पर्सनैलिटी, जैसे कि नीता मैम ने भी कहा कि रेशनल माइंड है ना। तो रेशनल माइंड से सोचते हैं, मतलब लॉजिकल सोचते हैं और एनालिटिकल होते हैं वो, हेड टाइप की जो पर्सनैलिटी है। और क्या हो सकता है अगर हेड टाइप की पर्सनैलिटी की, और किस तरह की पर्सनैलिटी आपको दिखाई देती है कि हेड टाइप की ये पर्सनैलिटी है? वो लेबोरियस हो सकते हैं। जो हमने फर्स्ट पर्सनैलिटी जो हमने बोली है इसमें, तो क्या वो लेबोरियस पर्सनैलिटी में आ सकती है? जैसे हमने तीन टाइप की जो पर्सनैलिटी है हेड टाइप की, एक इन्वेस्टिगेटर है ना, एक लॉयलिस्ट, और एक पर्सनैलिटी जो हमारी है वो एंथुजियास्ट है। तो अगर हम सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करें, इन्वेस्टिगेटर, तो आप देखो कि हेड टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो बचपन से आप अपने सराउंडिंग में देखो कि आपके भाई बहन अ, किस में ये दिखाई देती है कि हेड टाइप की पर्सनैलिटी, आपको खुद ही देखना है कि हेड टाइप की पर्सनैलिटी किसकी है। तो आपको खुद पता लग जाएगा। उसमें इसमें एक वर्ड लिखा है कि रेशनल माइंड विद रिएक्ट टू स्टिमुलाई, मतलब एकदम से रिएक्शन देते हैं, है ना। सेल्फ सेंटर्ड है बिल्कुल, कुछ कुछ चीजें आप लिख रहे हैं तो मतलब वंडरफुली आप लिख रहे हैं, है ना। तो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ओके, ठीक है। और क्या होता है? मी सेंटर्डनेस होती है, वही सेल्फ सेंटर्डनेस हो गई। और इन्होंने लिखा है स्ट्रेट जैकेट, मतलब कि जो उन्होंने सोच लिया, मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म में फंसे रहते हैं वो। हेड टाइप हो गया ना, मतलब ब्रेन को ही बस वो एनालिटिकल माइंड में ही घुसे रहते हैं, रेशनल माइंड में। और स्ट्रेट जैकेट की मतलब जो उन्होंने कह दिया बस वही ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है ना। तो वो इंटेलेक्चुअलिज्म, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअलिज्म का शिकार होते हैं, और यही उनका फेक मास्क भी होता है ना। क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज होता है उसमें वो रियली में इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन बाद में उनका धीरे धीरे वो हैबिट हो जाती है, वो मी सेंटर्डनेस में चले जाते हैं, ईगो सेल्फ बढ़ जाता है, और ईगो सेल्फ बढ़ते 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 कंडीशनिंग में चले जाते हैं, और करते करते उनकी सारी जिंदगी इंटेलेक्चुअलिज्म में ही रह जाती है। अब आपको जो इन्वेस्टिगेटर है, ये हमारी हेड टाइप पर्सनैलिटी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। और सबसे पहले अब हम पर्सनैलिटी को लेते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर में इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो एक आइंस्टाइन और रिचर्ड फेनमैन का दिया है। अब देखो, आइंस्टाइन जो है इन्वेस्टिगेटर था और रिचर्ड फेनमैन था। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये लिखा है, अब आप देखते जाना, मतलब अंदर ही अंदर सीखते जाना कि जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो क्या करते हैं, दे इग्नोर्ड फीलिंग्स इन द बॉडी। लिसन केयरफुली, मतलब इन्वेस्टिगेशन इतना हेड टाइप यूज कर लेते हैं वो, कि उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो जिंदगी भर वो फीलिंग्स को कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते, वो इग्नोर करते रहते हैं। कनेक्शन होता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेटर में जैसे आइंस्टाइन की अगर आप लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एट द एज ऑफ लाइक ओल्ड एज में जब वो आ गए थे, तो वो उन्होंने लिखा, ये बताया कि मैंने प्यार को बहुत मिस किया, और मैं प्यार कर नहीं पाया। सेम इसी तरह रिचर्ड फेनमैन का भी, जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, उन्होंने भी यही बात लिखी है कि मैं वो प्यार, फीलिंग्स, इंट्यूशंस, मैं उसको फील नहीं कर पाया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वो उस कंटेम्परेरी पीरियड में बहुत अच्छे रहे, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, पूरी दुनिया को दी। बट एक पार्ट उनका जो लाइफ का था, जो फीलिंग्स वाला पार्ट था, या हम कहें कि वाइटल बॉडी का जो एक्सपेंशन था, वो नहीं कर पाए। बस वो इन्वेस्टिगेशंस में ही चलते 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 पूरी लाइफ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में निकाल दी। और अगर हम रिसेंटली एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की, अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बायोलॉजी ऑफ बिलीफ अगर आपने मूवी देखी होगी, और आप सबको मैं कहूंगी भी, रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जरूर देखें, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की। तो वो जो उन्होंने मूवी बनाई है,
वंडरफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मैं एमबीबीएस एमडी पीएचडी स्टूडेंट्स को पढ़ाता पढ़ाता था, और एक सेलुलर बायोलॉजिस्ट हैं वो। और सेलुलर बायोलॉजिस्ट का मतलब, या एक एक डॉक्टर का मतलब, या एक साइंटिस्ट क्या करता है कि जब वो एज ए प्रोफेसर पढ़ाता है तो वो एक ही चीज को पढ़ाता रहता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे पढ़ाता चला जाता है एक ही सब्जेक्ट। अब जो आजकल स्पेशलाइजेशन हो गया है उससे बहुत लॉस भी हुआ है, क्योंकि वो एक ही चीज को पढ़ाते रहते हैं। तो उन्होंने एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एनलाइटनमेंट कैसे आया। तो वो ही कहते हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कि मेरे अंदर एनलाइटनमेंट आया कि सेल्स जो हैं, जब मैं पढ़ा रहा था डॉक्टर्स को, तो सेल्स मेरे को बोलने लगे कि तुम सिर्फ यही काम करते रहोगे क्या जिंदगी भर, कि एक मतलब यही पढ़ाते रहोगे, कुछ इससे बाहर नहीं निकलोगे। जबकि फैमिली का जो रिलेशन था वो एक इम्बेलेंस्ड रिलेशन था उनकी फैमिली का। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे या उनकी यूट्यूब पे वीडियोस कुछ देखेंगे तो आपको पता लगेगा। एंड देन उन्होंने वो जो प्रोफेसरशिप थी, उन्होंने कहा कि नो, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव, है ना। सेम ऐसे ही जो मेरे मेंटर हैं, जो डॉक्टर अमित गोस्वामी, सेम उन्होंने भी ऐसे ही किया कि सारी जिंदगी वो भी जो है वो फिजिसिस्ट, वो एज ए प्रोफेसर पढ़ाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद उनको पता लगा कि नहीं, मुझे इस लूप से निकलना है। और उससे लूप से निकलने के बाद उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी। तो सेम इसी तरीके से जो फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेस्टिगेटर का होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो नई नई इन्वेंशंस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर उसी लूप में वो घूमते रहते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, उनकी इंटेंस डिजायर्स होती हैं कि हम उस काम को करेंगे, लेकिन उसी लूप में वो फंस जाते हैं। और उसके बाद फिर उनकी धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जिनकी फेक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है कि वो इन्वेस्टिगेटर है, लेकिन वो फेक पर्सनैलिटी में चले जाते हैं और वो सारी जिंदगी फिर उस लूप से बाहर नहीं निकल पाते। तो उन्होंने कहा कि ये अलर्ट होते हैं, इंसाइटफुल होते हैं और क्यूरियस होते हैं, बट क्यूरियस के साथ उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ सेरिब्रल एक्सपेंशन होती है इनकी। मतलब सेरिब्रल एक्सपेंशन का मतलब कि सिर्फ ब्रेन के एनालिटिकल थ्योरीज को ही डेवलप कर सकते हैं, थ्योरीज सेटअप करते हैं। लेकिन वो थ्योरी सेटअप करने के बाद वो ये भी सोचते हैं कि उनकी जब ईगो डेवलप होती है या मी सेंटर्डनेस डेवलप होता है, तो उसके बाद ये सोचते हैं कि इससे तो बड़ा कोई काम कर ही नहीं सकता, है ना। तो उनको नोबेल प्राइज मिला था रिचर्ड फीनमैन को। और लेकिन वो कुछ पार्ट पे हार्ट पर्सनैलिटी, या हम कहेंगे कि लव से वो लैक ऑफ लव था उनकी लाइफ। सेम ऐसी आइंस्टाइन की भी लाइफ में लैक ऑफ लव रहा। तो खैर एनीवे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो बहुत इंट्यूटिव उनके अंदर फीलिंग होती है, लेकिन इंट्यूटिव तो होती हैं, लेकिन उससे भी वो जब वो ईगो में उलझ जाते हैं तो उससे बाहर नहीं आते। तो अब आप चारों तरफ देखिए कि आपकी फैमिली में कौन ऐसा है जो इन्वेस्टिगेटर है, या कौन ऐसा है जो हेड टाइप पर्सनैलिटी है। उसके बाद फिर वो लिखते हैं कि उन्होंने एक वर्ड लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट थिंकिंग। एस्टेब्लिशमेंट थिंकिंग का मतलब वो हो गया कि जो उन्होंने थ्योरी सेटअप कर दी, एस्टेब्लिश कर दी, उस थिंकिंग से वो बाहर नहीं आ पाते, बस उसी को कनेक्ट करते रहते। और वो इन्वेस्टिगेटर, अब देखो पर्सनालिटी में, अब इन्वेस्टिगेशन चलो हम कॉमनली अपनी लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं कि कई बार हम एक चीज, मान लो कुछ हमारी फैमिली में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं, गॉसिप्स में जाते हैं, तो हमारी एक नेचर होती है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, चलो चलो इसका डीप ऐसे देखते हैं कि इसने क्या किया होगा, है ना। वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि हम कहते हैं नहीं नहीं उसने ऐसा कहा क्यों, चलो किसी और से पूछ लेते हैं, चलो किसी और से 100 क्वेरीज लगा के हम पूछते हैं कि ऐसा हुआ कैसा। तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन की जो पर्सनालिटी है वो हमारी डेवलप होने लगती है कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। मतलब पूरी हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ रेशो में हमारी इन्वेस्टिगेटर, यानी कि हमारी जो हेड टाइप पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है कहीं कहीं पे हमारी हेड टाइप। मान लो फिर वही किचन की बात आ गई, मान लो एक मेड है, हमारी कुछ चीजें कम हो गई, और वो चीज कम हो गई तो हम ये कहेंगे कौन सी सर्वेंट ने की होगी, इन्वेस्टिगेशन। कुछ पर्टिकुलर मोमेंट तक तो ये ठीक रहता है,
लेकिन कुछ पर्टिकुलर मोमेंट के बाद अगर हम उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं और उस लूप में फंस जाएं कि कल क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, अब आगे क्या होगा, तो तब हमें उस मास्क में, जो फेक मास्क है, उसमें हम उलझ जाते हैं और हम वो इन्वेस्टिगेटर पर्सनैलिटी को भी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस लूप में चले जाते हैं। फिर वो ये बोलते हैं कि प्री ऑक्युपाइड विद देयर थॉट्स, मतलब प्री ऑक्युपाइड होते हैं, मतलब उनको अगर हम कुछ समझाने लगेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो प्री ऑक्युपाइड विद अपने अपने ही थॉट, अपनी थ्योरीज, अपनी सेटअप, अपने ही पैटर्न्स, सब कुछ अपने ही पैटर्न के ऊपर वो अपना सेटअप करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। अब जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, एग्जाम्पल दिया है कि उसमें सबसे ज्यादा जो है ना साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटर में आते हैं। और उन्होंने कहा कि वो अपनी ही आइवरी टावर में रहते हैं कि अच्छा मैंने ये इन्वेंट कर लिया, अब कुछ और इन्वेंट करेंगे, कुछ और इन्वेंट करेंगे। तो वो इन्वेस्टिगेटर की पर्सनैलिटी इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। तो आप देखिए कि आपके चारों तरफ या खुद में कुछ परसेंट, अगर हमारे किसी कंटेक्स्ट को लेके इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम इन्वेस्टिगेटर की पर्सनैलिटी, हमारी कितने परसेंट इन्वेस्टिगेटर की पर्सनैलिटी है, ये हमें जज करना है अपने आप के साथ कि हम किस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कहाँ पे हमारी ये पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। और जैसे जैसे ये डेवलप होती है, तो वो जो डेवलप होती है ये पर्सनैलिटी हमारी मिड ब्रेन के एरिया में डेवलप हो रही होती है। ये हमारा जो है, क्योंकि रिएक्शन टू स्टिमुलाई, एकदम से रिएक्शन टू स्टिमुलाई ही ये हमारा इंटेलेक्चुअलिज्म या ईगो या मी सेंटर्डनेस, ये हमारा मिड ब्रेन के एरिया में ही डेवलप हो रहा होता है। तो ये इन्वेस्टिगेटर की हमारी पर्सनैलिटी। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि ये अपनी लाइफ में जो मटेरियलिज्म है और मैकेनिकल जो थ्योरी सेटअप करते हैं उससे बाहर नहीं आ पाते जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। ओके। अब इसके साथ हम लॉयलिस्ट एक और सेकंड पर्सनैलिटी हेड टाइप की लेते हैं। अब देखो, इन्वेस्टिगेटर और लॉयलिस्ट, एग्जाम्पल लो, कोई भी आपके घर में कौन है ऐसा जो हमें चाहिए कि लॉयल हो। मान लो मेरे साथ कोई वर्कर है, मेरा काम कर रहा है, वो बहुत लॉयल है, एग्जाम्पल है। लॉयलिस्ट की हम पर्सनैलिटी देखते हैं कैसी है। मैंने कहा कि तुझे जो है ये काम करना है, वो कहेगा जी मैं कर दूंगा। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से वो मेरे साथ काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तमोगुण है, रजोगुण है या सत्वगुण है? वो कहेगा हाँ जी। मतलब मेंटल इनर्शिया होता है लॉयलिस्ट में। अब ये पहचानने की जरूरत है। मतलब वो लॉयलिस्ट वो होते हैं जो, जिसने कहा, जिसके साथ वो रहते हैं उनको सपोर्ट की जरूरत होती है लॉयलिस्ट को। और फियर होते हैं उनके, इनसिक्योरिटी होती है जो लॉयलिस्ट की पर्सनैलिटी होती है। वो ये कहते हैं कि हाँ जी मैं आपके साथ काम कर लूंगा। और उनकी डिपेंडेंसी भी होती है, मेंटल इनर्शिया होता है, जैसे कहा वैसे वो मान जाते हैं, है ना। तो जैसे कहा वैसे मान गए। तो जो लॉयलिस्ट पर्सनैलिटी होती है, अब आप देखो अपने चारों तरफ जो तमोगुण, बिल्कुल, जो लॉयलिस्ट पर्सनैलिटी होती है वो मेंटल इनर्शिया के शिकार होते हैं, यानी कि उनका नेवल चक्र डेवलप नहीं होता, बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता। हेड टाइप पर्सनैलिटी है, वो दिमाग लगाते हैं कि मेरे को इसके साथ काम करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम हमारे ऑफिस में कोई काम करता है, एक बंदा आता है, हम इंटरव्यू लेते हैं, वो ये कहता है जी बस जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे ही काम करूंगा। बट हमें केयरफुल रहने की जरूरत होती है, क्योंकि हम उसकी वो, उसको ये पता होता है, हेड टाइप पर्सनैलिटी है वो। हेड टाइप पर्सनैलिटी में उसको ये पता होता है कि मैं अगर इसका काम कर रहा हूं तो ये भी मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है। समझ रहे हैं हम? आज अगर मैंने कोई काम करा है और आज अगर वो व्यक्ति नहीं आता तो हमारा काम नहीं चलेगा। लॉयलिस्ट तो हम सोचते हैं कि ठीक है लॉयलिस्ट होगा वो, लेकिन हमारा काम भी नहीं चलता। तो वो बड़े हेड टाइप पर्सनैलिटी होती है उनकी। और उनका जो मेंटल इनर्शिया होता है वो हमेशा ये कहेंगे। अब फेक पर्सनैलिटी भी इसके साथ साथ आपको साथ में ध्यान रखना है। वो हमेशा जैसे हम कहेंगे वैसा ही वो करते हैं। तो ये लॉयलिस्ट का खास
मेंटल इनर्शिया की एक हम क्वालिटी कहेंगे लॉयलिस्ट की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो मॉडरेट मेंटल इनर्शिया भी होगा उनका, अगर मॉडरेट का मतलब कभी कभी वो अपने उस वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना, मैं कहीं और जाके काम कर लूं। लॉयलिस्ट की पर्सनैलिटी का ये ध्यान रखना है कि वो अगर कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि मेरे को आपके साथ काम नहीं करना, मैं कहीं और कर लूंगा। वो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो फेक पर्सनैलिटी होती है, वो जाना नहीं चाहते, उनको पता है कि यहाँ पे सब कुछ मुझे मिल रहा है, लेकिन फेक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है लॉयलिस्ट की कि मुझे यहाँ से जाना है। क्यों 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 ऐसा करते हैं? क्योंकि वो कहीं वो शिफ्ट भी हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने 1,000 रुपये ज्यादा दे दिए, तो उनकी लॉयलिटी वहां पे खत्म हो जाती है और वो किसी और के पास भी चले जाते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। ये भी उनकी पर्सनैलिटी का एक क्वालिटी होता है कि वो स्विच ऑफ कर देते हैं, वो दूसरे को कहेंगे। और ना कभी उनकी हिम्मत होती कि वो किसी को ये कहे कि कोई आइडिया, मान लो डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन चलते चलते हम कहें क्यों भाई ठीक बात है ना ये, तो कहेंगे हाँ हाँ जैसा आपने कहा वैसे ठीक है। तो वो एक अंडर प्रेशर भी रहते हैं, और अंडर प्रेशर होने से वो मेंटल इनर्शिया के शिकार हो जाते हैं और वो फिर लाइफ में और कुछ नहीं कर पाते, वो लॉयलिस्ट ही बने रहते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कुछ लॉयलिस्ट, जैसे पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल दिया है इसमें पर्सनैलिटी में, कि जो हमारे ये पर्सनैलिटी है, हेड टाइप पर्सनैलिटी है, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट थिंकिंग करते हैं, मतलब जिनका थॉट प्रोसेस, जिनकी थ्योरी, जो एक पैटर्न सेट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। लेकिन अगर वो एक फॉलोवर बनना शुरू हो जाए, फॉलोवर्स, जैसे आइंस्टाइन के बहुत सारे फॉलोवर्स माने गए हैं, लेकिन अगर सेम ऐसे ही फॉलोवर्स बनने शुरू हो जाएं, जैसे लॉयलिस्ट की जो पर्सनैलिटी है, हम कहेंगे कि ये वाली पार्टी है या ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, उसके फॉलोवर्स हैं, लॉयल हैं। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, कितनी सारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, आप देखो कि उसमें हम अपने आप को नहीं जानते लेकिन वो फॉलो करते चले जाते, फॉलोवर्स। हम तो लॉयल हैं, हम इस वाले स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर देख ही नहीं सकते। जैसे पत्री सर हमेशा बोलते थे कि तुम्हें सारी किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो वो ये कहते हैं कि बस मेरा ही रिलीजन अच्छा है, कोई और रिलीजन अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस है, नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन आप देखिए कि जो एक चीज में मतलब चला गया, बह गया, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। एग्जाम्पल्स है, मतलब स्पिरिचुअल कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, कितनी सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, हम सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ही हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स हम सोच नहीं सकते। तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट में हमारी पर्सनैलिटी की, हम तो जी इस ट्रेडिशन के लॉयल हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इनडायरेक्टली। मैं अभी गई थी सतगुरु जी के आश्रम में, मतलब हो गया मुझे लगभग 1 साल होने वाला है, 8-9 महीने पहले। फैंटेसीज, यस, फैनेटिक्स, यस। तो वहां पे मुझे एक व्यक्ति मिले, मैंने उनसे पूछा, अब ये लॉयलिस्ट की मैंने पूछा कि मैंने कहा आप कितने साल से हैं? उन्होंने कहा कि मैं 10 ईयर से यहाँ पे हूँ। तो मैंने कहा आपको कैसा लगता है? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कभी कभी आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाकर देखो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को बस यही ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा कि हमें पत्री सर की बात मुझे याद रहती है हमेशा कि आपको सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जाना चाहिए, डोंट स्टक विद वन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा कि इसका मतलब तो आपकी ये वाली जो लाइफ टाइम है ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही है, आप दूसरे को देख नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। तो हम शाम को डिनर के टाइम पे मैं उस व्यक्ति के साथ बैठी थी। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ये आते हैं ना राधा स्वामी का, आते हैं बहुत सारे राधा स्वामी के होते हैं, सड़क के ऊपर आते हैं, सत्संग घर होते हैं। तो मैंने कहा देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उनको देने लगी, मैंने कहा देखो जो राधा स्वामी बन जाते हैं वो एक ही लाइफ में राधा स्वामी रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते।
तो मैंने कहा कि बाहर निकल के उनको देखना चाहिए, कुछ अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए। कि राधा स्वामी के अलावा भी तो और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये एग्जाम्पल है, ये कोई हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बात नहीं कर सकते। तो क्या मतलब हुआ उसका, कि हाँ इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत लॉयल हैं, ये कह सकते हैं क्या? क्या हमारी लॉयल पर्सनैलिटी है? अब आप खुद अपने आप को देखिए कि क्या हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लॉयल लॉयल पर्सनैलिटी या लॉयलिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। है ना, जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें डॉक्टर अमित गोस्वामी ने खुद, कि जैसे कुछ जो फैमिलीज होती हैं वो माँ को फॉलो करती हैं, मतलब मदर को। वो कहते हैं बस जो माँ ने कह दिया वही पक्का, मतलब वो कहेंगे माँ ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है, बदल नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि जो माँ ये मतलब उन्होंने साइंटिफिकली चीजें रखी हैं यहाँ पे, कि उसके बाद वो लाइफ में सेटलमेंट नहीं होती, जो माँ को सिर्फ एक लॉयलिस्ट के तौर पे देखते हैं। मतलब उनकी लॉयलिस्ट एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि माँ ने कह दिया तो बस सब कुछ ठीक है। लेकिन माँ से बाहर भी तो कोई चीज होगी। तो हम तो वो जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो माँ से बाहर चीज देखता ही नहीं है। तो घर में क्या बनेगी उसकी, क्या बाहर उसकी बनेगी? कोई अगर वो कहे कि माँ जैसी सब्जी नहीं बन सकती, ठीक है नहीं बन सकती, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कोई सब्जी बनाता है तो उसकी सब्जी भी तो अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी? तो ये लॉयलिस्ट जो पर्सनालिटी है ये हमारे अंदर कुछ कुछ रेशों में होती है ना। चाहे हम स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की बात करें, चाहे हम खाने की बात करें, चाहे माँ की बात करें, चाहे पिता की, कई बार पिता की ट्रेडिशंस है। भाई डॉक्टर है तो वो कहता है कि डॉक्टर ही बनना है, इससे तो बाहर जा ही नहीं सकते तुम। हाँ हाँ, जो मेरे फादर थे या दादा थे या परदादा थे, जैसे वैद्य हैं, वैद्य में भी ऐसा होता है, जो नाड़ी वैद्य होते हैं वो कहते हैं भाई नाड़ी वैद्य चलता आ रहा, हम तो बस इसी से बाहर नहीं निकलेंगे। है ना, तो ये जो चीजें हैं ये कंडीशनिंग की तरफ जाती हैं। क्रिएटिविटी अगर रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्रिएटिविटी ना हो कि कंडीशनिंग में आ जाए, मेंटल इनर्शिया हो जाए। जैसे और भी एग्जांपल दिए हैं कि कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो वो फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते रहते हैं, कहते हैं नहीं जी हमारे तो परदादा ने ऐसे कहा था, वहां मत्था टेकना है तो मत्था ही टेकना है। लॉयलिस्ट पर्सनैलिटी, उसको हम ब्रेकअप नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं हमारी जनरेशन से चलते आ रहे, तुम कौन? ऐसे बहुत सारे झगड़े होते भी हैं। तो ये लॉयलिस्ट जो पर्सनालिटी है, ये मेंटल इनर्शिया होता है इसमें। मतलब हम कहीं क्रिएटिविटी को स्कोप नहीं देते, या हमारी इनर क्रिएटिविटी नहीं होती। हम आउटर वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं कि देखो जी हम तो ऐसी पूजा करते हैं, और इस पूजा हमारे दादा परदादा ऐसी पूजा करते आए थे इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक रिलीजियस जो करेक्टर होता है वो जो डेवलप होता है वो लॉयलिस्ट पर्सनैलिटी का डेवलप होता है। तो अब आप इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से लॉयलिस्ट पर्सनैलिटी को समझ गए होंगे। तो आप को ये देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप इन्वेस्टिगेटर हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आप लॉयलिस्ट हैं, और क्या आप क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहते हैं या कंडीशनिंग। तो आपको ये कुछ परसेंटेज अपने आप में अगर दिखाई देता है कहीं इन्वेस्टिगेटर या लॉयलिस्ट, तो आप देखो कि आप कहाँ पे लॉयलिस्ट हैं, मतलब स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को फॉलो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मैं अपने एग्जांपल देती हूँ। मेरी जो मदर हैं वो ये हैं आनंदपुर वाले, उनको फॉलो करती थी। और आनंदपुर कुटिया, और पूरे इंडिया में ये फैले हुए हैं। तो मेरे को लेकर जाती थी मेरी माँ। और मेरे पापा अलग से किसी को फॉलो करते हैं, और मेरी फैमिली में कोई कोई अलग अलग फॉलो करता है। तो मेरे को कहते थे कि तू भी नाम ले ले, बहुत बचपन पे, छठी सातवीं की बात है, पांचवी छठी की बात होगी। तो मेरे को अंदर से आता था कि मेरे को नहीं करना। जो अपनी ही आरती मतलब कुछ गाते हैं या अपनी धक्के से कोई करता है तो मुझे नहीं करना होगा। तो खैर, लेकिन मैंने मना कभी नहीं किया, मैं उनके साथ जाती थी। लेकिन अंदर से मैं हमेशा ये कहती थी, उन बोल नहीं सकते थे उस वक्त, छोटी थी, नहीं तो पिटाई हो जाए। तो मैं बस ये सोचती थी कि मुझे नहीं करना, मुझे कबीर पढ़ना है बस। मेरे को ऐसे अंदर से धुन थी। तो धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो मेरे फादर बोलने लगे, और मेरे सराउंडिंग में जो मेरी फैमिली मेंबर्स जहाँ जहाँ जाते थे वो कहने लगे तू ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं चली जाऊंगी, ऑब्जेक्शन मुझे कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने अडॉप्ट भी कभी नहीं किया।
बट धीरे धीरे और बड़ी हुई तो मेरे को और ट्रायल्स आने लगे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, इस ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैं गई। लेकिन मेरा कहीं दिल नहीं टिका, क्योंकि पता नहीं, नहीं टिका। और जब पत्री सर से मिली, और पत्री सर से मिलने के बाद मुझे ये अंदर से आया कि यस, ये एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ, जहाँ पे मैं अपनी बात को रख सकती हूँ, और मुझे मतलब एक फ्री बर्ड जैसे होता है कि मुझे वो एक मौका मिला, तो वहां पे कुछ कोर्स खुले, है ना। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप की, हम अपनी पर्सनैलिटी को किस कॉन्टेक्स्ट में, मैं बार बार कॉन्टेक्स्ट वर्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम किसी कॉन्टेक्स्ट में हार्ट टाइप पर्सनैलिटी में होते हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में हम हेड टाइप पर्सनैलिटी में होते हैं, है ना। तो ये हमें तय करना है कि हम कौन कौन सी रेशो में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल है कि जैसे बचपन से हमारी जो हरियाणा स्टेट है उसमें गर्ल्स को बहुत सप्रेस्ड रखा जाता है ना। और टेंस्ड का माहौल होता है, ब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती। तो वो एक पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली या तो एक बोल्ड पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, या एक बहुत सप्रेस्ड पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये भी हमारी पर्सनालिटी जो है, हमारे जो सराउंडिंग का जो एरिया है, उस सराउंडिंग के एरिया के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और साथ में जब हम नेक्स्ट एपिसोड लेंगे तो उसमें ये बताया कि जब आप टीनेजर्स होते हो तो लॉ ऑफ कर्मा और री इनकारनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि आपका मिड ब्रेन और आपका मेंटल बॉडी का एक्सपेंशन हो रहा होता है। क्योंकि 0 से लेकर 5 साल के बीच में आपका सिर्फ सेल्फ जो है, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि बचपन में जब बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो उसकी कोई मेमोरी बॉक्स नहीं होता। थप्पड़ भी मार देंगे तो भूल जाता है वो, उसको याद नहीं रहता कि मम्मा ने या दादी ने या नानी ने मेरे को अभी चट लगाया था, गुस्सा किया था, तो उसको याद नहीं रहता। बाद में वो फिर से गोदी में बैठ जाता है, उसको याद नहीं होता क्योंकि उसका मेमोरी बॉक्स या मेंटल बॉडी का एक्सपेंशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो टीन एज में आता है, उसका मेमोरी बॉक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है कि देखो, मेरी मम्मा ने ऐसा गुस्सा किया, मेरी दादी ने ऐसा गुस्सा किया, मेरी नानी ने ऐसा, मैं क्यों बात करूं। क्यों? क्योंकि उसका जो नेवल चक्र है वो डेवलप हो रहा होता है, उसको सेल्फ एस्टीम आती है, उसके अपने अंदर से ये भाव जागृत होता है कि मैं क्यों बात करूं, मम्मा ही आगे मेरे से बात करेगी, है ना। तो जो टीन एजर्स होते हैं तब तक हमारा मिड ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो कई बार नीता मैम मैं सोचती हूँ कि जैसे बच्चा जन्म जब लेता है, अभी मेरी बेटी के अभी बेटा हुआ, तो कई बार मैं सोचती हूँ कि अब जैसे ब्रेन है लगभग 1.25 साल तक जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वो बोलते हैं ना यहाँ पे जो काग होता है वो बनता है, फिर धीरे धीरे वो बोन भर जाती है। तो बोन जब भरती है जब वो ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है। तो देखो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मतलब एक जो डेवलपमेंट है, सोल डेवलपमेंट, मेंटल बॉडी डेवलपमेंट, वाइटल बॉडी की डेवलपमेंट है ना, ब्लिस बॉडी की डेवलपमेंट है, ये सब डेवलपमेंट में हमारे जो चारों तरफ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या हमारी सोसाइटी है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है ना। हम दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी सोल के ऊपर पड़ता है ना। और वो इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी को धीरे धीरे डेवलप करता है ना। जैसे हमने पिछले से पिछले एपिसोड में भी एग्जांपल लिया था कि जब सेल्फ डेवलप होता है ना, उस वक्त 0 से लेके 5 साल के बच्चे तक या 6 साल के बच्चे तक, अग तो सेल्फ के तरीके से वो अगर काम करता है तो हम उसकी पर्सनैलिटी को समझने लगते हैं कि जैसे अगर वो बॉटल दे आया या पेंसिल दे आता है या रबड़ दे आता है, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा तूने क्यों दिया। तो वो 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, उसके बाद वो कहेगा आज के बाद ऐसा नहीं करना, नहीं देना है आपको, समझ आई ना। तो वो एक जो हमारा कमांडिंग नेचर है, हम उस बात को, उस बच्चे को, उसकी सेल्फ को बिना समझे हम उसको कमांड करने लगते हैं, हम अथॉरिटेटिव बिहेव करने लगते हैं। मैंने इसमें अभी एक एग्जाम्पल लिखा था, मुझे एक एग्जाम्पल और याद आ गया
मैं हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आर्मी में हैं वो। अब जो हैं अभी वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं सब। तो उनकी जो डॉटर है, उनके बेटा हुआ, बहुत साल पहले की बात है। तो अब आर्मी में क्या होता है देखो, आर्मी में ये होता है कि बिल्कुल टू द पॉइंट, ऐसे ही आपको बर्तन रखने हैं। जब आप डाइनिंग टेबल पे आएंगे तो बर्तन ऐसे होना चाहिए। तो बच्चा वही चीज सीख रहा है ना, लॉयलिस्ट। मतलब मैं तो उसको लॉयलिस्ट ही बोलूंगी। नहीं नहीं, मेरे मम्मा ने कहा, या आर्मी में ऐसा चलता है। तो वो क्या करता है कि अगर मैंने मान लो बर्तन, मैं उसके साथ खाना खाने लगी, तो उसने कहा कि यू आर सिविलियंस, यू डोंट हैव मैनर्स। बच्चा मेरे को कह रहा है कि यू आर सिविलियंस मम्मा, हु इज शी, मेरे को कहता है। और कहते हैं कि सिविलियंस को तो मैनर्स ही नहीं होते। तो मैंने कहा अब तो मैंने बिल्कुल ही नियम तोड़ देने हैं। मैंने नई नई ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ पढ़ा था डॉक्टर जोडिस में। तो बहुत साल पहले की बात। तो मैंने कहा कि अब तो मुझे इस हाथ से चम्मच से खाना ही नहीं, मुझे तो उल्टी हाथ की चम्मच से उसको, मतलब मैं तो आप सबको बता रही हूँ, उस वक्त मैंने उसको बच्चे को नहीं बताया। एंड ही वॉज आई थिंक इन 6th और 7th क्लास। तो मैं जब उल्टी ऐसे खाने लगी तो उसने कहा कि मम्मा, आंटी को तो पता ही नहीं, अकल ही नहीं है आंटी को। तो मैं क्यों कह रही हूँ, ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जो हम ट्रेडिशनली आर्मी का हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जब सिखाती है, तो हम उसी लूप में स्टक होके रह जाते हैं, है ना। तो वो बच्चा भी उस आर्मी के बैकग्राउंड से, मुझे नहीं लगता कभी वो बाहर आएगा। क्योंकि वो अपनी उस लाइफ को बिल्कुल, उसके पैटर्न को 0 से लेके 5 और 5 से लेके 10 साल तक, वो उन पैटर्न्स को, मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट और उसका सोल का जो सराउंडिंग का एरिया, वो डेवलप्ड होने के बाद उसका डेवलपमेंट अब बाद में चेंज हुआ होगा, पता नहीं। लेकिन क्या है कि हम उस पर्सनैलिटी को देखो, पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप होती है। तो वो क्या है, अपने बच्चे को ऐसे सिखाती थी कि नो नो, यू डोंट डू दिस, है ना। मतलब हम जैसे बहुत ज्यादा एटिकेट सिखाते हैं, बहुत ज्यादा कमांडिंग होते हैं, है ना। तो अब बच्चा वही चीज करेगा, नहीं नहीं आंटी, आप यहाँ की बजाय ना यहाँ बैठिए। मेरे को कहता है आंटी ऐसा नहीं, ऐसे चेयर पे ऐसे बैठते हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ जो चॉइस है वो खत्म हो गई। आपको ऐसे ही बैठना है, आपको चम्मच अगर ऐसे ही रखना है, ऐसे ही सजाना है, तो ऐसे ही सजाओगे आप, है ना, टेबल पे। अगर टेबल पे मजाल क्या कि एक मैट टेढ़ा हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, तो उन दिनों डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो बुक थी, वो साथ साथ प्रैक्टिकल में चल रहा था, और थ्योरी में डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पढ़ रही थी। तो मतलब ये है कि हम कितने परसेंट में हम अपना उस रेशो ऑफ पर्सनैलिटी है, जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेटर होते हैं या गिवर होते हैं, अचीवर होते हैं, है ना। और कितनी पर्सनैलिटी, कितना रेशो में हम लॉयलिस्ट पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। और कुछ लोग हैं जो 80% लॉयलिस्ट पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाते। वो कहते हैं नहीं, हमारी ट्रेडिशंस तो ऐसी हैं, हम इन ट्रेडिशंस में ही रहेंगे, हमें नहीं तोड़नी है ट्रेडिशंस। और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशंस को तोड़ देते हैं। कन्वर्सेशन विद गॉड में नील डोनाल्ड लिखते हैं, लास्ट वाले सेकंड पार्ट में, वो ये कहते हैं कि जब मैं एक एग्जाम्पल पढ़ रही थी, अब तो मुझे मतलब ज्यादा याद नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। तो मैं ये पढ़ रही थी कि हिरण्यकश्यप के प्रहलाद ने जब जन्म लिया, तो कहते कि एक राक्षस के घर में एक भगवान का जन्म होता है ना। मतलब आप ऐसे सिंपल भाषा में आप समझिए, एक राक्षस के घर में एक भगवान का जन्म हुआ। तो ये जनरेशन टूटी। हम ये कहते थे अच्छी माँ बाप का अच्छा बेटा, संस्कार, है ना। तो वो नील डोनाल्ड खुद लिख रहे हैं कन्वर्सेशन विद गॉड में कि एक राक्षस के घर भी भगवान जन्म ले सकता है क्या, ले सकता है। टू ब्रेक द ट्रेडिशंस, ये लव मैरिजेस होना, ये सब चीजें उन्होंने लिखी हैं कि वाई लव मैरिजेस। उन्होंने ये लिखा
कि जब बहुत दिनों तक एक कंडीशनिंग होती है, एक वही सेम पैटर्न चलता आ रहा है, तो वो पैटर्न तोड़ने के लिए यूनिवर्स उसमें शिफ्ट करता है, चेंज करता है, यूनिवर्सल शिफ्ट होती है। तो जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम आया, मैंने इनक्रेडिबल बिलीवेबल बुक पढ़ी डॉक्टर सनी सैटिन की। ये भी बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी डॉटर 8th क्लास में थी और मैं नई नई मेडिटेशन में आई थी। तो मेरी एक ये भी बुक थी मेरी डॉटर को पढ़ाने के लिए, कि इनक्रेडिबल बिलीवेबल। डॉक्टर सनी सेटिन, हाईएस्ट पैकेज था उनका आईआईटीएन का। उन्होंने कहा कि पहले परसेंटेज होता था 90%, 99% बच्चे का है, लेकिन बाद में ग्रेडिंग सिस्टम में चेंज आ गया। क्यों? टू ब्रेक द पैटर्न, कि हम सिर्फ उस परसेंटेज में ही घुसे चले जाते हैं कि मेरा बेटे ने इतना किया, मेरे बेटे ने। और तो डॉक्टर सनी सेटिन तो ये बोलते हैं कि मेरी माँ पिताजी मतलब ये बोलते थे कि बेटा एक बार तू फर्स्ट आ जा, बस तेरी जिंदगी बन जाएगी। फिर कहते तू 12वीं में टॉप कर ले, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तू बीए में टॉप कर ले, आईआईटी में टॉप कर ले, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तू एक बार पैकेज ले ले, तेरी जिंदगी बन जाएगी। वो कहते हैं मैं, जब मेरे पैकेज हुआ, जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरी अनबन हो गई, तब मेरा वो पैटर्न टूटा कि मैं अपनी माँ बाप के कहे में लॉयलिस्ट पर्सनैलिटी, ना कि मैं अपने माँ बाप के कहे में ही चले जा रहा हूँ, और मेरी जिंदगी तो हेल हो गई अब। एंड वो बहुत जल्दी चले भी गए दुनिया से, डॉक्टर सनी सेटिन। बट ही वॉज ए फ्यूचरिस्ट। तो उन्होंने ये बुक लिखी, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी आईआईटी की, और जॉब छोड़ने के बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये एक डिप्लोमा किया हिप्नोसिस का। और हिप्नोसिस के माध्यम से, अपने स्टूडेंट के माध्यम से वो फ्यूचर देखते थे। तब ये बुक उन्होंने लिखी कि फ्यूचर में जो ये परसेंटेज है, ये ग्रेडिंग में आने वाली है। आज से 20-25 साल पहले की बात है, जब उन्होंने 30 इयर्स बैक की बात है जब उन्होंने ये बुक लिखी। और जब ये बुक आई तो उस वक्त ग्रेडिंग ग्रेडिंग सिस्टम आ गया था, आने वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपने आप को ये देख सकते हैं कि हम कौन सी पर्सनालिटी में जी रहे हैं, या कौन सी पर्सनालिटी को हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे रेशियो क्या है। अब अगर डॉक्टर सनी सैटिन की बात करें या उस बुक की बात करें, तो 70-80% ही लिव्ड हिज लाइफ विद लॉयलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने मतलब माता पिता ने जैसे कहा वैसे कर लो। तो अब इतना वो करते 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 उनको बाद में पता लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे अपना भी एक विजडम या अपनी भी विल लगानी चाहिए थी। तो आई थिंक दो ही पर्सनैलिटी करें आज, बहुत हो गया शायद टाइम, मुझे नहीं पता। हाँ, 6 o'clock हो गए। तो थर्ड पर्सनैलिटी को हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। ओके, तो थैंक यू।